नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जनसभा। कोप्पल में रैली में कहा, कांग्रेस ने हर रक्षा सौदे में घोटाला किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी के खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रैली। कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुस कर लिया पुलवामा हमले का बदला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तमिलनाडु के कई जिलों में जनसभा। बीजेपी नेता कृष्णा तीरथ कांग्रेस में शामिल। चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चंदे की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सील बंद लिफाफे में सौंपने का आदेश। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अदालत ने बताया जरूरी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ साजो सामान के निर्यात का लक्ष्य। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर। सैन्य सौदों में तेजी के लिए वित्तीय वर्ष खत्म होने पर रक्षा बजट लैप्स नहीं होने देने पर विचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टले अवार्ड। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिला सम्मान। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रूस मित्रता की नींव गहरी। आइए सबसे पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जनसभाओं को संबोधित उन्होंने आज किया और कर्नाटक के कोप्पल में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर रक्षा सौदे में घोटाला किया है। कांग्रेस शासनकाल में जवानों को खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराए गए और सीमा पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिली। जेडीएस, कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देते। यही सोच है जिसकी वजह से इनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता रहा। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं दी जाती। यही सोच है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने आतंकियों में डर बिठा दिया है। चौकीदार उन्हें पाताल से भी निकाल कर लाएगा और सजा देगा। उन्होंने कहा कि यही विश्वास मेरी ताकत रही है, जिसके दम पर कड़े फैसले ले पाया हूं। एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ।
कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मोदी सरकार ने पुलवामा हमले का बदला पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करके लिया। आतंकवादी प्रवृत्ति करते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते थे, कोई जवाब दिया नहीं। अभी पुलवामा पर हमला हुआ और पुलवामा पर हमले में 40 जवान शहीद हो गए, 40 जवान शहीद। मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी। जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन मोदी जी ने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया और हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बम गिराकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े कर कर वापिस आ गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के क्योंझार में भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा में कई विकास कार्य कराए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे देश में गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार आने पर हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खाते में जाएगा। 72,000 rupees every year, 3,60,000 rupees in 5 years. We will make a list of the 20% poorest people in India. And then after that, every one of these families will be given 72,000 rupees every year. इधर चुनावी बॉन्ड्स की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी दलों को इसके तहत मिले फंड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग की सीलबंद लिफाफे में उन्हें सौंपे और इस डिटेल में उन्हें डोनेशन में मिली रकम का जिक्र करना होगा और उन खातों का ब्यौरा भी देना होगा जिनमें रकम ट्रांसफर की गई है। अदालत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले डोनेशन का खुलासा किया जाए। कोर्ट ने एक अंतरिम निर्णय दिया है जो कि फाइनल नहीं है। उसमें ये कहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं उनका पूरा ब्यौरा एक सील लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को देना है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड 15 मई तक बिक सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि 31 मई तक पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दे दें। इलेक्शन कमीशन उस ब्यौरे को अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा और फिर नई तारीख लगाई जाएगी जिस पे पूरी तरह से केस सुना जाएगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होना है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें रहेंगी उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा।
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये केवल चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में भी आता है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी के झूठे, अनर्गल, बेबुनियाद और फ्रॉड बयानात के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि जो भी उनके बयान है वो पूरी तरह से तथ्यों से परे हैं। उधर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी और उनका गठबंधन तमिलनाडु की आवाज है और चुनावों में जनता उनके गठबंधन को ही जिताएगी। All the people of Tamil Nadu will support this alliance. There is the voice of all the people of Tamil Nadu in this alliance, and this alliance stands for a strong, stable, decisive, honest and visionary leader, Prime Minister Shri Narendra Modi. This alliance is working to strengthen Prime Minister Shri Narendra Modi's government and to ensure that the next government will have a big voice of the people of Tamil Nadu, will have a big representation of the people of Tamil Nadu. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य के कुर्सियांग में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सेना के शौर्य का राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सेना के जवानों पर गर्व है, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगना सही नहीं है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका निभाएंगे और वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कुर्सियांग के विकास के लिए योजनाओं की बात भी कही। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों ने आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया। जन नायक जनता पार्टी राज्य में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर मिल करके हरियाणा के अंदर एक विकल्प देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस खंड खंड विखंडित है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और जेजेपी का ये आपसी तालमेल और गठबंधन, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी घूम रही है कि वो सारी सीटें जीत रही है, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा का युवा उस बदलाव के मुहाने पर इस गठबंधन की मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा। इधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी गठबंधन चाहती है, ये बातें कही गई कांग्रेस की ओर से। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो अभी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि जल्द ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित
57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। आयुष्मान भव में इस बार बात थायराइड से जुड़ी समस्या की, और हमारे साथ जुड़ेंगे 3 पैथी के विशेषज्ञ। हमारे साथ होंगे एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना नारंग, साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर। तो पूछिए अपने सवाल और कॉल कीजिए शनिवार सुबह 11 से 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोलकाता हवाई अड्डे पर तृणमूल कांग्रेस नेता की पत्नी के सामान की तलाशी लेने के दौरान कस्टम अधिकारियों को पुलिस की ओर से परेशान करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार का पक्ष जानना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम विभाग ने याचिका लगाई थी कि कोलकाता एयरपोर्ट पर 15 मार्च को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के सामान की तलाशी लेने के दौरान बंगाल पुलिस ने इसमें दखलंदाजी की। कर्ज में डूबी जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने सोमवार तक अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हालात पर विचार करने के लिए बैठक की। एयरलाइन के 119 विमानों के बेड़े में 3/4 से ज्यादा के परिचालन से बाहर होने के बाद ये कदम उठाया गया है। नियमों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करने के लिए एयरलाइन के पास कम से कम 20 विमान होने चाहिए। इससे पहले नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रालय के सचिव को इस मामले की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से संतुलित विकास हो रहा है। बैंक तकनीक के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है। वहीं उन्होंने डिफॉल्टर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तकनीक और आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए बैंक लोन डिफॉल्टर्स की पहचान करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बल पर बैंक्स आगे बढ़ रहे हैं और आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय की स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी की है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। Increasing cases of willful defaults and the frauds have recently been in the news. Few black ships brought bad name to the system. I have been going around different countries. I have been to various forums. I have been strongly advocating that all the countries must have treaties to exchange information with regard to bank accounts wherever necessary, wanted by the government or the agencies. Second, we must also have extradition treaties. Otherwise, you just root here and then go and then stay there and then a lot of legal process. This is a time-taking process and people are becoming impatient. If you are a civilized world, the world must put this question to themselves, are we civilized? Then how are you allowing tax havens? How are you encouraging black money? This is a question to be put to every nation to themselves. And if you are civilized, if you are really democratic, you must all come together and have extradition treaties. Wherever somebody is wanted, they should be extradited at the earliest. This is the need of the hour.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टले सम्मान से नवाजा उन्हें जाएगा और रूसी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। ये रूस का सबसे बड़ा सिविल सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने से वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के लोगों का धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस मित्रता की नींव गहरी है और हमारी साझेदारी का उज्जवल भविष्य है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ अब देश को रक्षा साजो सामान के निर्यात के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कोशिश हो रही है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के साथ साथ बजट लैप्स न हो और सौदों में देरी पर भी उन्हें अंजाम दिया जा सके। रक्षा मंत्री ने HAL समेत अन्य संस्थाओं से रक्षा उत्पादन में तेजी लाने को भी कहा। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की जरूरत बताई। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में नई कोशिशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला बड़ा बदलाव करने की कोशिश रक्षा के सालाना बजट को लेकर है, जिसके तहत लक्ष्य है कि तय समय के भीतर रक्षा खरीद संपन्न नहीं हो पाने की सूरत में सालाना बजट बरकरार रहे, यानी लैप्स न हो। We've made a clear demand to the finance that once allocated, it shall not go back. And the committed expenditure, whichever year that may happen, will happen from this fund, which probably will get accumulated, whichever way they would, look and define it. It shall keep accumulating, and the moment that it was budgeted for, which didn't happen in year X, but happens in X plus 5th year, the money is there for you. So we have made sure that this negotiation with finance is happening. And I can confidently say that there is a positive response from the finance. उन्होंने कहा कि रक्षा में मेक इन इंडिया से रक्षा साजो सामान में आत्मनिर्भरता तो बढ़ी है, लेकिन इससे आगे अब रक्षा निर्यात को बड़ा लक्ष्य रखना होगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत स्थापित कंपनियों से सेना के तीनों अंग संपर्क करके अपनी जरूरत के मुताबिक साजो सामान तैयार करवाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि समय आ गया है जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि HAL जैसी संस्थाओं को अपना रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए। Underlying point that we are placing before these organizations, whether they're producing missiles or aircrafts or helicopters, there is a market outside. A lot of countries are keen to have some kind of engagement with India. And with all things taken care of, due diligence complied with, they want to purchase from you. India has immense potential to be an exporter of defense equipment, whether it's aircraft, whether it's, and I can also say even a shipbuilding, war shipbuilding capability is very well recognized outside. विवेकानंद फाउंडेशन की टास्क फोर्स की ओर से मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें भी स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 15 से 20 साल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अपनाने की सिफारिश की गई है। दरअसल अभी भारत बड़े रक्षा आयात पर निर्भर है और रक्षा खरीद पर खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी वर्ष पर वहां स्थित स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर होने वाले समारोह में उपराष्ट्रपति एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला पार्क में एक शांतिपूर्ण बैठक के दौरान जनरल डायर ने निर्दोष पुरुष, महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। आज़ादी के बाद जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मेमोरियल का प्रबंधन जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट करता है। जलियांवाला बाग कांड की याद में आज पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए।
उधर पाकिस्तान के शहर क्वेटा के हजारगांजी मंडी में बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट में 21 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी सरजमी पर पल रहे आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने को लेकर पाकिस्तान पर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर अब दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किए गए व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ यूएनएससी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए पाकिस्तान ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के निशाने पर आए लोगों और समूहों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में ये सहयोग करेगा। भारत के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए उसके इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।